चलो, लास्ट क्लास में कंडक्शन स्टार्ट किया था। हाँ सर, किया था। यस सर। लॉ ऑफ कंडक्शन बताया था। हाँ सर। हाँ सर। फिर ये लॉ ऑफ कंडक्शन ओम्स लॉ के जैसा है ये बताया था। हाँ सर, हाँ बताया। सर। रेडियल फ्लो ऑफ हीट बताया था ना, स्फीयर के अंदर से। ज्योमेट्री हाँ प्रॉब्लम। हाँ सर। एक क्वेश्चन क्या। ठीक है, ऐसा ही ये कॉल करो पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसा है, ऐसा। ये अंदर वाला सिलेंडर है T1 टेम्परेचर पर, और बाहर वाला सिलेंडर है T2 टेम्परेचर पर। तो हीट का फ्लो ऐसा होगा, अंदर से बाहर होगा। हाँ सर। हाँ, बट T1 ग्रेटर देन। हाँ, T1 ग्रेटर देन T2। बाहर वाला रेडियस R2 है, ये वाला रेडियस R1 है, और इस बीच में जो मीडियम है दोनों हॉलो सिलेंडर के बीच में, ये K है ना। हाँ सर। सो फाइंड थर्मल कंडक्टिविटी, उसकी K है। रेट ऑफ हीट फ्लो फ्रॉम इनर सिलेंडर टू आउटर सिलेंडर। कोशिश करो, कोशिश कीजिए इसको।
आया कुछ? एल आएगा क्या, लेंथ ऑफ सिलेंडर कंसीडर हाँ करेंगे? सर। हाँ ले लो, लेंथ ऑफ सिलेंडर की जरूरत पड़ेगी। सर फिर ऐसा हो क्या आंसर, माइनस के पाई R1 R2 L डेल्टा टी बाय R2 माइनस R1। हाँ 2 times R2 minus R1 डिनोमिनेटर में। नहीं, नेचुरल लॉग के टर्म्स में आएगा सर। तो रेडियस इंक्रीजेस लीनियरली, सो वैसा हाँ इसमें एरिया थोड़ा ना आर स्क्वायर है, हाँ पाया स्क्वायर एच होगा। बट IR है हाँ सर। हाँ हाँ हाँ। ठीक है ना सर, इंटीग्रेशन करेगा। अच्छा हाँ। चलो यहां से x डिस्टेंस पर dx थिकनेस का सिलेंडर ले लिया, तो इसके थ्रू जो h होगा उसको लिख सकते हैं k एरिया, दैट इज 2 पाई x इंटू l, है ना, इंटू dt अपॉन dx, ऐसा लिख सकते हैं हाँ विथ माइनस साइन। तो h इंटू dx अपॉन x is minus 2 पाई के एल डी टी। इसको इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों ओर। x इज इक्वल टू R1 पर टेम्परेचर इज T1, x इज इक्वल टू R2 पर टेम्परेचर इज T2। तो ये हो गया h इंटू ln ऑफ R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू माइनस 2 पाई के एल T2 माइनस T1। So h is equal to 2 pi kl T1 minus T2 divided by ln of R2 upon R1। ये आंसर होगा। हाँ आया समझ में? यस सर। सर हाँ, हम लोग सिर्फ कॉर्ड सरफेस एरिया को कंसीडर करेंगे इसमें। हीट का फ्लो कैसे हो रहा है अंदर से बाहर? अच्छा सिर्फ उधर से ही हो रहा है। साइड वाइज नहीं ना हो रहा है। कर्व सरफेस से ही हो रहा है ना। अच्छा हाँ ठीक। आगे बढ़े। हाँ सर। एक मिनट। हाँ सर। हो गया। हाँ हाँ सर। सर। कुछ कॉमन सेंस देखो। ओम्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। ये पढ़ चुके हैं, कॉमन सेंस है।
जस्ट मैं उसमें कुछ काम की चीज बताता हूँ जिससे प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी होती है। जैसे ये देखा था हमने, हीट करेंट H इज इक्वल टू डेल्टा T अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस देखा था। सर देखा हाँ था। सर। और इस थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी थी? L/K. L/Ka। तो अब यहां से आगे बात बढ़ाते हैं। जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग ऐसा देखते थे कि किसी भी जंक्शन पर नेट करंट का अलजेब्रिक सम 0 होता था। यस सर। जैसे ये अगर I1 है, ये अगर I2 है इधर की ओर, और ये अगर I3 है इधर की ओर, तो तीनों का सम 0 होता था। हाँ सर। जंक्शन रूल याद है? यस सर। कोई डाउट किसी को? नहीं। ठीक वैसे ही इसमें भी सपोज ये एक रॉड है, ये एक दूसरा रॉड है, और ये एक तीसरा रॉड है। कुछ भी, ये एंड मान लो टेम्परेचर T1 पर है, ये एंड टेम्परेचर T2 पर है, ये एंड टेम्परेचर मान लो T3 पर है, जंक्शन का टेम्परेचर T है। तो इसमें हीट फ्लो का रेट अगर H1 है, इसमें हीट फ्लो का रेट अगर H2 है, और इसमें हीट फ्लो का रेट अगर H3 है, तो H1 प्लस H2 प्लस H3 0 होगा। हो जाएगा। हाँ सर। कॉमन सेंस है। यस सर। दिस इज सिमिलर टू किरचॉफ्स जंक्शन रूल। यस सर। होगा। हाँ अच्छा, तो पहले ये दोनों करो, लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सर हो गया। हो गया सर। तो यह सबका आगे बढ़े। यस सर। सर एक मिनट। चलो, इस कॉमन सेंस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करो।
एकदम सिंपल है, सबका होना चाहिए। हो गया सर। 1 मिनट। क्या आंसर आया? 37.5। हाँ सर, वेरी गुड। उसने 1 मिनट रुकने को बोला था। अरे सबको मान लो Yes. जंक्शन का टेम्परेचर T है, तो इधर इधर और इधर ले लो, H1 H2 H3, तो तीनों का सम 0 होना चाहिए। मतलब K, अच्छा R तो दिया ही हुआ है तो K क्यों लो। 0 - T अपॉन R प्लस 100 - T अपॉन 2R प्लस 50 - T अपॉन R 0 होना चाहिए। होना चाहिए। So -2T plus 100 - T plus 100 - 2T, this is equal to 0। 2R LCM ले लेंगे तो हाँ, so 200 सर 50 माइनस टी का डिनोमिनेटर 2R है। 50 - T का डिनोमिनेटर 2R है 2R है। ओके, तो फिर वो 50 रहेगा। तो ये 50 - T ही रहेगा।
50 माइनस टी ही रहेगा, तो ये 200 नहीं 150 होगा शायद। हाँ सर, 150/4. सो 150 234 इज इक्वल टू 40 शायद। हाँ सर। सो टी इज इक्वल टू 150 अपॉन 4 कितना होगा? सर वही 37.5 37.5 डिग्री सेल्सियस आंसर। कोई डाउट नहीं, नहीं सर. आगे बढ़े। हाँ सर। सिमिलर सा एक और करो। इसको कोशिश करो, दिख रहा है सबको? हाँ सर। हाँ सर।
आ गया सर। आया सबको? क्या आंसर आया? 3t1 plus 2t2 plus t3 by 7. सर मुझे 2t1 plus t2 plus t3 by 4 आया। अच्छा, और कोई? सर 2t2 plus 2 3t3 plus 3t1 by 5 आया। तीन अलग अलग आंसर। ठीक है, और कोई? अच्छा सर, आई गेस एक मिस्टेक है। करो, सब ठीक करो अपना। हाँ सर आ गया, वो विनीत ने जो बोला वही वाला आया। 2t3 plus 2t2 plus 3t1 divided by 7। हाँ सर आ गया। आ गया? हाँ सर, वो थोड़ा वो सीडी का डिस्टेंस में गड़बड़ हो गया था। ठीक है, चलो फटाक से देखते हैं। हमें पूछा है कहाँ तक का? बी का। बी का। तो बी का टेम्परेचर मान लो टी है। तो एक हीट का फ्लो यहां से ऐसे हो रहा है, लेट इट बी H3। एक हीट का फ्लो यहां से यहां हो रहा है, मान लो लेट इट बी H2। और एक हीट का फ्लो यहां से यहां हो रहा है, लेट इट बी H1। ठीक है, इसमें अगर हम H3 को लिखेंगे तो लिखेंगे K इंटू A इंटू T3 माइनस T अपॉन कितना हो जाएगा ये डिस्टेंस? CL by L plus L by 2। अच्छा L प्लस L बाई 2, 3L/2 हो जाएगा। हाँ हाँ सर। ठीक है, तो अपॉन 3L/2। इसी तरह H2 को लिखेंगे तो K इंटू A T2 माइनस T अपॉन 3L/2। और H1 को लिखेंगे तो K A T1 माइनस T अपॉन L, ऐसा होगा। हाँ इन तीनों को ऐड कर देंगे तो 0 होना चाहिए। यस सर। सो 0 इज इक्वल टू, मुझे लगता है के ए अपॉन एल सब में कॉमन आ जाएगा। हाँ सर। T1 माइनस टी प्लस ट्वाइस ऑफ T2 माइनस टी बाई 3 प्लस ट्वाइस ऑफ T3 माइनस टी बाई 3, ऐसा कुछ होगा। होगा। यस सर। सो 0 इज इक्वल टू T1
माइनस टी प्लस 2t2/3 माइनस 2t प्लस 3t3/3 माइनस 2t/3 ऐसा होगा। t वाले टर्म को इधर ले जाओ तो t कॉमन 1 प्लस 2/3 प्लस 2/3 दिस इज इक्वल टू t1 प्लस 2t2/3 प्लस 2t3/3 ऐसा होगा। हाँ सर। तो ये हो जाएगा 7/3 t और इधर हो जाएगा 3t1 प्लस 2t2 प्लस 2t3/3 होगा। हाँ सर। तो यहाँ से t की वैल्यू मिल जाएगी 3t1 प्लस 2t2 प्लस 2t3 डिवाइडेड बाय 7। ऐसा कुछ आंसर आया था। हाँ सर। वेरी गुड। कॉपी कर लो जल्दी। शुरू हो गया। सर वो जो लेंथ है वो 3l/2 क्यों हो रहा था? गधे। ये l और ये l/2 हाँ सर हाँ। इसी तरह ये l और ये l/2 सर हो गया। आगे बढ़ो। हाँ सर। अब देखो नोट 3। जैसे ये एक रॉड है, ये एक दूसरा रॉड है, ये एक मान लो तीसरा रॉड है ना। तो ये कॉम्बिनेशन सिमिलर टू रेजिस्टेंसेज इन सीरीज के जैसा यस सर। है ना। तो अगर हम इन तीनों का थर्मल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं
तो जो टोटल थर्मल रेजिस्टेंस होगा वो सीरीज के फॉर्मूले के जैसा लग जाएगा। आई बात समझ में? हाँ सर। और तीनों में हीट करंट सेम रहेगा, है ना? यस सर। कॉमन सेंस है। हाँ। अच्छा, नहीं तो सॉल्व भी कर सकते हो, बट टाइम बचाने का ये काम है कि ऐसा ही आएगा। नेक्स्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर कहीं ऐसा दिखा अगर कहीं ऐसा दिखा कि इस एंड का टेम्परेचर T1 है कुछ भी, और इस एंड का टेम्परेचर कुछ T2 है, तो हीट करंट इसमें भी फ्लो होगा, इसमें भी फ्लो होगा, इसमें भी फ्लो होगा। तो दिस इज सिमिलर टू रेजिस्टेंसेज इन पैरेलल के जैसा होगा। होगा। यस सर। तो एक तो तरीका है कि हम तीनों को अलग अलग निकाल के ऐड करके सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज दूसरा तरीका है कि 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 वाला फॉर्मूला है, ये लगाकर थोड़ा टाइम बचा सकते हैं, है ना? हाँ सर। हाँ, कॉमन सेंस है ना? जब बेसिक इक्वेशन सेम है तो रिजल्ट सेम ही आएगा ना। कोई डाउट किसी को? नो सर। व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़े थे स्कूल में? नहीं सर। नहीं पढ़े थे तो इतना ही पहले कॉपी कर। हो गया सर कॉपी।
सर सर एक मिनट। सर हो गया। एक मिनट सर। हो गया होगा सबका अब? हाँ सर। यस सर। ठीक है, एक क्वेश्चन करो इसी पे बेस्ड जो अभी देखा। कोशिश करो, ABC ये है। ये है आपका क्वेश्चन का A, ये है आपका क्वेश्चन का B और ये है आपका क्वेश्चन का C। कोशिश कीजिए।
सर हो गया। सर हो गया। क्या आंसर आया तीनों का? 75 एंड 400। तीनों का सेम आया। नहीं सर, पहले वाले का दिया हुआ है ना। बी वाले का 75 आया और सी वाले का 400। सर पहले वाले का मुझे 200 आया और बी का 75 और सी का 400। पहले का दिया है 40। तीनों रॉड का आइडेंटिकल ज्योमेट्री है हाँ ना? हाँ तो थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है? L/K। L/Ka। हाँ, तो एल्युमिनियम का 200 है और और का कॉपर का 400 है ना? तो एल्युमिनियम का रेजिस्टेंस और कॉपर के रेजिस्टेंस में क्या फर्क होगा? कॉपर का है के 400 है ना, और इसका 200, तो रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर का डबल रेजिस्टेंस ऑफ एल्युमिनियम होगा, हाँ है ना? तो रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर को आर मान लो, तो ये आर सर उल्टा नहीं होगा? क्या? सर थर्मल हाँ। कंडक्टिविटी मतलब वो के का वैल्यू। और क्या? के किसका है ज्यादा? सर तो टू सर सीयू का ज्यादा है। हाँ सर। हाँ तो वही ना, एल्युमिनियम का है 200 200 और कॉपर कॉपर का सर का तो है, ऑफ एल्यूमिनियम का एल्यूमिनियम होगा। का रेजिस्टेंस इज इक्वल टू जिसका 200 है उसका ज्यादा होगा ना एल्युमिनियम का। हाँ सर कंडक्टिविटी ठीक तो है ना? तो कॉपर एल्युमिनियम कॉपर का अगर आर मान लिया तो एल्युमिनियम का 2R होगा, हाँ है ना? आई बात समझ में? समझ रहे हैं। तो इसमें भी एल्युमिनियम का 2R, कॉपर का R, इसमें एल्युमिनियम का 2R, कॉपर का R। तीनों ही केस में टोटल रेजिस्टेंस का फर्क है। जैसे ए में देखेंगे तो हीट करंट को हम क्या लिखेंगे? 100/5R, जो कि कितना दिया हुआ है? 40 कितना? 40 ये दिया हुआ है मेरे पास। सेकेंड में देखो बी में, तो बी में जो टोटल थर्मल रेजिस्टेंस होगा वो होगा 2R प्लस 2R इंटू R अपॉन 2R प्लस R, ऐसा होगा। यस सर ऐसा ही होगा। That is 2R plus 2R/3, that is 8R/3 होगा ऐसा। यस सर। तो हीट करंट H will be 100/8R/3, that is 3/8 into 100/R, 100/R 200 होगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3/8 into 200, कितना हो जाएगा बताओ? 45। हाँ 40 नहीं, नहीं 75। 70 75। हो जाएगा 75 वॉट, आंसर बी का।
हाँ सी में क्या है? वन, पैरेलल। तीनों पैरेलल है। हाँ सो 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/R। तो यहाँ से थर्मल रेजिस्टेंस जो मुझे लगता है R/2 होगा, है हाँ ना? सर, R/2। तो इस केस में हीट करंट कितना हाँ होगा? 100/R/2, that is 2 into 100/R, that is 2 into 200, that is 400 watt। यस सर आया था आंसर? यस सर क्लियर है? हाँ सर आगे बढ़े। एक मिनट। हो गया सर तो। आगे बढ़े। यस नोट 4 के बाद नोट 5। करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक अरेंजमेंट है जिसको व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में तो इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। अभी सिर्फ वो होता क्या है उसका एप्लीकेशन देखते हैं।
ये ऐसा होता है कि अगर ये रेजिस्टेंस है R1, ये रेजिस्टेंस है R2, ये रेजिस्टेंस है R3, ये रेजिस्टेंस है R4 और ये रेजिस्टेंस है R5। अगर आप इसको किसी भी बैटरी से कनेक्ट करते हो तो क्या होता है, यहां से जो भी करंट है वो ऐसे जाता है, ब्लैक, यहां से जो भी करंट है वो ऐसे जाता है। इस पोर्शन में कोई करंट फ्लो नहीं करता है। अगर तो कुछ नाम दे देते हैं A, B, C एंड D। तो स्टेटमेंट ऐसा है कि इफ R1 अपॉन R3 is equal to R2 upon R4, then potential at C is equal to potential at D. That is, no current will flow through R5। ठीक है, इसका प्रूफ हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे, जानने की जरूरत नहीं है, इसको यूज करना खाली सीखते हैं। तो ठीक वैसे ही अगर ऐसा कोई रॉड का अरेंजमेंट दिया हो तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, टेम्परेचर ऑफ सी और टेम्परेचर ऑफ डी इक्वल होगा। समझ रहे हो? हाँ सर। जैसे ही ये पता चल गया, इसका मतलब R1 R2 सीरीज में है, R3 R4 सीरीज में है। अगर इससे कोई करंट नहीं जा रहा है तो, है ना? यस सर। तो कॉमन सेंस से समझ में आ रहा है, इस केस में जो R इक्विवेलेंट होगा वो हो जाएगा R1 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R4 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। समझ में आया कैसे? हाँ सर। R1 R2 एक सीरीज में, R3 R4 एक सीरीज में, और फिर दोनों पैरेलल में। क्लियर है? कॉपी कर लो जल्दी से। सर आप वो सी और डी का टेम्परेचर इक्वल होगा वो बता सकते हो? क्या? सी और डी का टेम्परेचर इक्वल होगा मतलब हाँ, समझा सकते हो? समझा सकते हो मतलब? बोलो बोलो, क्या चाहते हो? इसका प्रूफ चाहते हो व्हीटस्टोन ब्रिज का? नहीं सर, सी और डी पे टेम्परेचर इक्वल कैसे होगा बस? अरे वही तो प्रूफ है ना इसका। अच्छा स्टेटमेंट क्या है कि R1 R3 का रेशियो, R2 R4 का रेशियो अगर सेम है तो हाँ C और D का पोटेंशियल सेम होगा। ये एक हाँ सर, एलिमेंट है और वो इसका सब प्रूफ है, कोई बड़ी चीज नहीं है, इसको प्रूव कर सकते हैं। लेकिन दो बार क्यों करें इसको? जब हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो करेंगे, बहुत स्टैंडर्ड सर्किट है। तो हाँ सर। ये खाली याद रख लो, और प्रूफ बहुत आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। इसको कॉपी कर लो पहले। हाँ, इसको प्रूव करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, घबरा मत।
सर लिख लिया। हो गया सबका, आगे बढ़ूं? हाँ सर हाँ। ठीक है, एक क्वेश्चन देता हूँ इस पे बेस्ड, मिलेगा तब तो। अच्छा, एक ये क्वेश्चन देखो। इसको कोशिश करो।
बोलो आया आंसर? नहीं सर। ठीक है ना सर? नहीं आया? नहीं। गुड। सर कर रहे हैं, एक सेकंड। चलो देखो, all rods have equal cross sectional area and length L. The thermal conductivity of rods Ka, Kc, Kb, Kd ऐसा 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 सब दिया हुआ है. The rod E is kept at constant temperature T1 and rod G at constant temperature T2. देख ध्यान से, सब लोग ध्यान से देखिएगा. ये पूरे रॉड का टेम्परेचर कांस्टेंट है T1 हाँ सर। और ये पूरे रॉड का टेम्परेचर कांस्टेंट है T2. तो इसका मतलब है कि इस रेड और ब्लू वाले में कोई हीट फ्लो नहीं करेगा. नहीं करेगा सर। टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है तो क्यों हीट फ्लो करेगा? नहीं करेगा. हाँ सर। हाँ सर। मतलब इस डायग्राम को हम ऐसे बता सकते हैं फिर, जस्ट यहीं पे रखते हैं कि ये हो गया आपका रॉड ए, ये हो गया आपका रॉड बी, ये हो गया आपका रॉड सी, ये हो गया आपका रॉड डी, और ये हो गया आपका रॉड एफ. हाँ सर। और यहाँ का टेम्परेचर हो गया T1 और यहाँ का टेम्परेचर हो गया T2. ऐसा है हाँ सर। ना? Ka Kc ए और सी का है कितना? की नॉट। बी और डी का 2K नॉट. ओके। अच्छा, तो K नॉट मतलब अगर हम इसका रेजिस्टेंस R ले लेते हैं तो इसका भी R होगा हाँ सर। और इसका 2K नॉट मतलब R/2 होगा यस सर। और इसका भी R/2 होगा. F का क्या है? 4K। 4K नॉट मतलब ये R/4 होगा, हाँ सर। जहां R की वैल्यू है L/K नॉट A. क्लियर है? यस। तो देखो ये दिख रहा है कि AC का रेशियो B और D का रेशियो है. हाँ सर है। तो सिंस resistance of A upon resistance of C is equal to resistance of B upon resistance of D, इसका मतलब है कि rod F will be at constant temperature. हाँ सर होगा। है ना? कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब नो हीट यहाँ फ्लो। पर टेम्परेचर T और यहाँ पर टेम्परेचर T होगा. है ना? हाँ यही सर। यही T मुझे ढूंढना है. यस सर। अच्छा, तो यही T ढूंढना है तो हम ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ से जो हीट गया वही हीट यहाँ से भी गया. तो हाँ सर ये H1 और ये H2 इक्वल होगा. होगा सर। तो H1 और H2 अगर इक्वल होगा, अच्छा 2-1 में किसका टेम्परेचर ज्यादा था? कुछ लिखा T2 था? का ज्यादा था, T2 और का ज्यादा T2 ज्यादा है। तो इधर से होगा उल्टा, हाँ। डायरेक्शन उल्टा कर दो और कुछ नहीं. मतलब ये H2 और ये H1 इक्वल होगा, मतलब ये हो जाएगा T minus T1 upon R is equal to T2 minus T upon R/2. That is T minus T1 is twice of T2 minus T. होगा?
that is 2t2 minus 2t, इसको इधर ले जाओ, so 3t is equal to t1 plus 2t2, that is t is t1 plus 2t2 divided by 3. ऐसा कुछ प्रूव करना था? हाँ सर यही। आया समझ में? यस सर। जल्दी लिख लो 2 मिनट में। हो गया सर। आगे बढ़े? हाँ सर सर। सेकंड क्वेश्चन भी है ना इसमें। हो जाएगा सर। ये होगा। बोलो बोलो। सर मतलब वो रॉड ई और रॉड जी में हीट फ्लो हो क्यों नहीं रहा? अरे कांस्टेंट टेम्परेचर है पूरे रॉड के दोनों एंड का, तो क्यों हीट फ्लो होगा? हाँ सर हाँ। बिना टेम्परेचर डिफरेंस के हीट का फ्लो होता है क्या? पर सर रॉड ई से रॉड जी पर ही हीट फ्लो नहीं हो सकता? हाँ तो जी से ई तो हो ही रहा है, बट ई में नहीं हो रहा है, जी में नहीं हो रहा है। अच्छा हाँ सर हाँ समझा। और सर वो H1 इक्वल टू H2 क्यों हो रहा है? अरे कहते अभी तो देखा था ना कि इन दोनों का रेशियो अगर इक्वल होता है तो यहाँ यहाँ टेम्परेचर सेम होता है, तो यहाँ यहाँ टेम्परेचर सेम है, मतलब इधर कोई हीट का फ्लो नहीं हो रहा है, इसमें कोई हीट का फ्लो नहीं हो रहा है, मतलब जो हीट यहाँ पर आ रहा है यहीं जा रहा है। अच्छा हाँ हाँ सर समझ गया। सर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हो जाएगा। क्या नेक्स्ट वाला? तो इसका सेकंड पार्ट हो जाएगा। सेकंड पार्ट भी है। हो जाएगा। क्या है सेकेंड पार्ट? फाइंड द रेट ऑफ हो फ्लो तो हो जाएगा ना ये? हाँ पिछले सर वो तो हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, नोट नंबर 6। तो कोई थ्योरी नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है। फ्रीजिंग ऑफ आइस
on the surface of lake. लेक में कभी पानी जमते देखा है? सर ऊपर हाँ, ऊपर सर। जमा रहता है। तो लेक में पानी कब जमता है? और जब टेम्परेचर 0 से कम हो। जब टेम्परेचर 0 से कम होता है सराउंडिंग का। तो ऐसे समझो कि सराउंडिंग का टेम्परेचर है -T डिग्री सेल्सियस। तो इस लेक में पानी ऊपर से जमा होना शुरू होगा। हाँ सर। तो किसी भी समय x लेयर ऑफ थिकनेस ऑफ आइस बन गया। ये आपका आइस है। तो इसके नीचे का यहाँ का टेम्परेचर तो 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा ना, न कम न ज्यादा, यस सर। क्योंकि आइस वाटर दोनों साथ साथ में है। तो इसका मतलब है हीट का फ्लो इधर से इधर होगा। तो आइस के नीचे वाला वाटर हीट लूज करेगा तो और फिर आइस जमेगा, हाँ सर। है ना। वाटर अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर हीट लूज करता है तो आइस ही बनता है ना। यस सर। तो किसी टाइम में जब आइस का थिकनेस x था, उस समय फर्दर dx थिकनेस इंक्रीज करने में अगर मुझे dt टाइम लगा, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं पहले तो dq/dt रेट ऑफ हीट फ्लो, ये क्या हो जाएगा, तो k दैट इज थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आइस into surface area of lake into delta T that is T divided by L that is X, ऐसा होगा। हाँ सर। तो किसी भी dt टाइम में जो हीट लॉस हुआ वाटर का वो होगा K ice A into T upon X dt। इस dq हीट से ds थिकनेस ऑफ आइस फ्रीज हुआ, वाटर फ्रीज हुआ। तो इस d को लिख सकते हैं हम dm into latent heat of fusion। ऐसा लिख सकते हैं। ये dm क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम कर दे तो सरफेस एरिया इंटू dx कर दो, सरफेस एरिया इंटू dx वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये हो गया k a t अपॉन x, ऐसा होगा। हाँ सर। तो यहां से मुझे मिल गया dt इज इक्वल टू, ऐसे समझ लो, ये सरफेस एरिया कैंसिल हो जाएगा तो डेंसिटी इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अपॉन के टी, के इंटू टी। सर वो dx कहाँ से आया? इंटू एक्स dx, ऐसा होगा। हाँ इसको दोनों ओर इंटीग्रेट कर दो। इसको दोनों ओर इंटीग्रेट कर देंगे तो रो एल अपॉन के टी एक्स डी एक्स। तो कोई पूछेगा
किसी भी इनिशियल थिकनेस से फाइनल थिकनेस जाने में कितना टाइम लगा तो बता सकते हैं, है ना? हाँ सर। कोई फॉर्मूला नहीं है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है, मैं बार बार कह रहा हूँ, है ना? दिस इज हो गया टाइम रिक्वायर्ड टू increase thickness of layer from x initial to x final। कॉपी कर लो इसको, ये फॉर्मूला नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है, इसको फॉर्मूला के जैसा मत रटो। इसको कॉपी कर लीजिए जल्दी। सर हाँ सर डिनोमिनेटर में 2 हाँ, 2 आएगा, 2 आएगा, सही बोल रहे हो। डिनोमिनेटर में यहाँ 2 आएगा, बिल्कुल। यहाँ डिनोमिनेटर में, यहाँ डिनोमिनेटर में 2 आएगा, ठीक है। हाँ सर। हो गया सर। एक मिनट। सर हो गया। सर एक मिनट। हो गया। हाँ सर। एससी वर्मा में
एक चैप्टर है हीट ट्रांसफर, देखा है? सर हाँ सर। वॉल्यूम कौन? तो हीट ट्रांसफर चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 1 to 37 ये आप सॉल्व कर सकते हो पहले तो। और दूसरा थर्मल एक्सपेंशन का असाइनमेंट दिया था ना, उसके आगे कुछ नहीं दिया है ना? 2 असाइनमेंट दिए थे। हाँ, एक थर्मल एक्सपेंशन और एक कैलोरीमेट्रिक। हाँ हाँ सर। एक असाइनमेंट कंडक्शन का दे दूंगा, इसमें भी 50 क्वेश्चन या कुछ तो ज्यादा ही होंगे। तो कंडक्शन आपका खत्म है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अगले लेक्चर में रेडिएशन पढ़ेंगे। तो असाइनमेंट में क्या करना है वापस बोल सकते हैं? क्या असाइनमेंट में क्या करना है पूरा मतलब? असाइनमेंट पूरा करना है, मैं दूंगा, ओके। पूरा करना है। और एससीबी से हीट ट्रांसफर चैप्टर, ये एससीबी से करना है ये। ठीक है, चलो बाय। सर सर बोलो, सुन रहा हूँ। सर आपने जो एक असाइनमेंट दिया था ना, उसमें सर एक छोटा सा डाउट है। क्या डाउट है? सर मतलब उसमें दिया है कि 2 बीकर है पी एंड क्यू आर filled to the brim with water at 4 degrees Celsius and beaker P is cooled while beaker Q is heated. तो सर उसमें ऑप्शंस दिया है कि वाटर ओवरफ्लो होगा दोनों बीकर्स में से, या वाटर मतलब लेवल डाउन होगा दोनों बीकर में, या फिर वाटर लेवल पी गोइंग डाउन और क्यू गोइंग ओवरफ्लो। तो सर ऐसा ऑप्शंस दिए हैं, तो उसमें सर दे रहा है कि वाटर लेवल डाउन होगा, बल्कि सर वाटर लेवल तो ओवरफ्लो कर जाना चाहिए। ब्लू हाउस क्या चाहता है, क्या है मुझसे, ये बता। सर मतलब समझ नहीं आ रहा। समझ ही नहीं आया, तुम लोग तो पता नहीं क्या। मतलब सर मेरा आंसर कुछ और है। क्या है तुम्हारा आंसर? सर मेरा आंसर आ रहा है कि दोनों बीकर्स में से वाटर ओवरफ्लो कर जाएगा। क्यों? सर क्योंकि एक जगह में मतलब 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी तो मैक्सिमम होता है ना, और अगर उसके नीचे जाएगा तो एनॉमलस एक्सपेंशन होगा वाटर का, तो मतलब एक्सपैंड करेगा तो वाटर का वॉल्यूम बढ़ेगा, मतलब ओवरफ्लो कर जाएगा। और 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाएगा तो मतलब वो तो वॉल्यूम इंक्रीज होना ही है, तो फिर दोनों जगह ओवरफ्लो ही होगा। दोनों जगह सेम होगा। सेम मतलब सर? हमें दोनों में या तो ओवरफ्लो होगा या अंडरफ्लो होगा, यही दोनों होगा। हाँ सर, तो मतलब दोनों में ओवरफ्लो ही हो रहा है। कौन सा असाइनमेंट था, बोलो तुम लोग। सर असाइनमेंट 1। रुको बताता हूँ। असाइनमेंट 1 में था हाँ सर असाइनमेंट 1। क्वेश्चन नंबर। सर क्वेश्चन नंबर 21। 2 beakers P and Q are filled to the brim at 4 degrees Celsius. Beaker P is cooled while Q is heated. तो 4 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी क्या होता है? मैक्सिमम होगा सर। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर। डेंसिटी मैक्सिमम होता है, तो इससे ऊपर नीचे कुछ भी करेंगे तो डेंसिटी डिक्रीज करेगा। हाँ सर, और वॉल्यूम इंक्रीज करें। तो डेंसिटी डिक्रीज करेगा मतलब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करेगा। हाँ सर। तो दोनों में ही इंक्रीज होगा, दोनों में इंक्रीज होगा। दोनों में इंक्रीज कौन सा है? ऑप्शन ए होना चाहिए, ऑप्शन हाँ ए। सर, मेरा भी ऑप्शन यही आ रहा है, बट पीछे ऑप्शन बी थी। हाँ ठीक है, कोई नहीं, चेंज कर देना। तो मतलब सर वो चेंज कर दूँ? हाँ। और सर आपने क्लास में एक क्वेश्चन करवाया था 22 वाला, तो डिनोमिनेटर में आपका 2 आ रहा था और यहाँ पे 4 दिया है, तो कौन सा सही है सर? क्लास में जो किया था वो सही होगा। ओके सर, ठीक है।
ठीक है सर, थैंक यू सर। Yeah, bye.